एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट जिसमें 90 से ज्यादा लोग बैठे हैं। हर सिस्टम नॉर्मल है, फ्यूल टैंक्स फुल हैं, एटीसी क्लियरेंस मिल चुकी है और कॉकपिट में दो ऐसे पायलट्स बैठे हैं जिन्होंने जिंदगी का आधा हिस्सा आसमान में गुजार दिया कि इसी फ्लाइट के अंदर सिर्फ कुछ ही मिनट्स बाद हिस्ट्री का एक सबसे डेयरिंग हाईजैक और रेस्क्यू ऑपरेशन लिखा जाने वाला है। ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई फिक्शनल स्क्रिप्ट नहीं है, ये 8 मई 1972 की सुबह की रियल स्टोरी है और आप देख रहे हो इकबाल प्रोडक्शन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से, आपके सपोर्ट की वजह से हमने सिर्फ 7 दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए। थैंक यू सो मच। मगर सच तो यह है, आप में से 98% व्यूअर्स हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते। अब अगला मिशन और भी बड़ा है, 10,000 सब्सक्राइबर्स इन 1 मंथ। अगर आप रियल एविएशन इंसिडेंट्स, हाईजैक मिशंस और ट्रू मिलिट्री ऑपरेशंस को बिना फिल्टर देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़ना। वीडियो लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो के नीचे हाइप बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इससे हमारे चैनल को और ग्रो करने के लिए डबल बूस्ट मिलता है। वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आगे हम आपके लिए एकदम रियल और ट्रू इंसिडेंट डॉक्यूमेंट्रीज और क्राइम स्टोरीज लाने वाले हैं। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी आज की स्टोरी पे। 8 मई 1972 बेल्जियम के ब्रसल्स शहर में स्थित ब्रसल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जाविंटम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। सुबह का वक्त है, एयरपोर्ट अपनी रोज की रूटीन में चल रहा है। अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, बैगेज कार्ट्स मूव कर रहे हैं, बोर्डिंग कॉल्स चल रही हैं। गेट पर एक इंटरनेशनल फ्लाइट तैयार खड़ी है, सबीना 571, जो एक बोइंग 707-329C एयरक्राफ्ट है। ये फ्लाइट ब्रसल्स से वियना और फिर वियना के बाद टेल अवीव के लिए स्केड्यूल्ड है। फाइनल डेस्टिनेशन है लॉर्ड एयरपोर्ट, इजराइल, जो आज बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस फ्लाइट में 90 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड होने वाले हैं। सब कुछ बिल्कुल रूटीन लग रहा है। किसी को अंदाजा नहीं कि यह फ्लाइट कुछ ही घंटों में एविएशन हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाली है। बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। पैसेंजर्स जेट ब्रिज के थ्रू एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं। कैबिन क्रू शांत और प्रोफेशनल तरीके से उन्हें उनकी सीट्स तक गाइड कर रही है। ओवरहेड कंपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं, सीट बेल्ट्स लॉक होने की आवाज कैबिन में गूंज रही है। कॉकपिट के अंदर लेफ्ट सीट पर बैठे हैं कैप्टन रेजिनाल्ड "रेजी" लेवी। उनकी उम्र 50 साल है। वो एक एक्सपीरियंस्ड कमर्शियल पायलट होने के साथ साथ एक फॉर्मर इजरायली एयरफोर्स पायलट भी रह चुके हैं। कैप्टन लेवी के पास 20,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने रॉयल एयरफोर्स के साथ स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग मिशंस में हिस्सा लिया था। उनका जन्म ब्लैकपूल, इंग्लैंड में हुआ था। राइट सीट पर फर्स्ट ऑफिसर बैठे हैं, जिनके पास कमर्शियल एविएशन का 8,000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। कॉकपिट का माहौल काम और फोकस्ड है। आज का दिन कैप्टन लेवी के लिए पर्सनल तौर पर भी खास है। आज उनका 50वां बर्थडे है और इसी फ्लाइट में फर्स्ट क्लास कैबिन में उनकी वाइफ डेब्रा लेवी भी ट्रैवल कर रही हैं। अब कॉकपिट में प्री फ्लाइट चेक सिस्टमैटिकली कंप्लीट की जा रही हैं। ये चेकलिस्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती, ये कंफर्म करती है कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए कंप्लीटली सेफ है। सबसे पहले एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स वेरीफाई की जाती हैं। बैटरी और एक्सटर्नल पावर सप्लाई को चेक करके कंफर्म किया जाता है कि कॉकपिट के सब इंस्ट्रूमेंट्स स्टेबल पावर रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद फ्यूल क्वांटिटी क्रॉस चेक होती है। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों इंश्योर करते हैं कि टैंक्स में टेल अवीव तक के रूट के लिए रिक्वायर्ड फ्यूल के साथ एडिक्वेट रिजर्व फ्यूल भी मौजूद है। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक सिस्टम्स वेरीफाई की जाती हैं, जो लैंडिंग गियर, ब्रेक्स और फ्लाइट कंट्रोल्स को ऑपरेट करती हैं। प्रेशर नॉर्मल है, कोई लीकेज इंडिकेशन नहीं है। फिर फ्लाइट कंट्रोल्स टेस्ट किए जाते हैं। कंट्रोल कॉलम और रडर मूवमेंट्स को चेक किया जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि एयरक्राफ्ट हर डायरेक्शन में सही रिस्पॉन्ड देगा। नेविगेशन और कम्युनिकेशन रेडियो सेट किए जाते हैं ताकि रूट, वे पॉइंट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कोऑर्डिनेशन क्लियर रहे। अल्टीमीटर्स को लोकल प्रेशर के हिसाब से सेट किया जाता है ताकि अल्टीट्यूड रीडिंग्स एक्यूरेट हो। आखिर में टेक ऑफ ब्रीफिंग कंप्लीट होती है। इस ब्रीफिंग में रनवे, डिपार्चर डायरेक्शन और इमरजेंसी प्रोसीजर्स को मेंटली रिव्यू किया जाता है। फ्यूलिंग पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, एयरक्राफ्ट के टैंक्स फुल्ली लोडेड हैं और सबीना 571 टेक ऑफ के लिए रेडी है। इसी वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कॉल आती है।
Savannah 571, pushback approved. Face west. Savannah 571. कैप्टन लेवी शांत और कॉन्फिडेंट आवाज में रिप्लाई देते हैं। Pushback approved. Facing west. पुशबैक टग एयरक्राफ्ट को गेट से पीछे पुश करता है। इंजन सीक्वेंशियली स्टार्ट होते हैं। N1 स्टेबल है, ऑयल प्रेशर नॉर्मल है। पुशबैक कंप्लीट होता है। सबीना 571 टैक्सी टू होल्डिंग पॉइंट रनवे वाया टैक्सीवे। टैक्सी टू होल्डिंग पॉइंट सबीना 571। एयरक्राफ्ट धीरे धीरे टैक्सीवे पर रोल कर रहा था। इंजन स्टेबल थे। कैप्टन रेजिनल लेवी लेफ्ट सीट पर कामली कंट्रोल्स हैंडल कर रहे थे। कैप्टन लेवी ने को पायलट से कहा, Keep taxi speed steady. Smooth on the brakes. को पायलट ने इंस्ट्रूमेंट्स देखते हुए जवाब दिया। Roger, Captain. Engines normal. Taxi checks complete. रेडियो पर एटीसी की आवाज आई। Sabina 571, line up runway. कैप्टन लेवी ने रिप्लाई दिया, लाइन अप रनवे सबीना 571। एयरक्राफ्ट रनवे पर एंटर हुआ और सेंटर लाइन के साथ अलाइन हो गया। कैप्टन लेवी ने एक बार रनवे की तरफ देखा और बोले, Check set, trims checked. फ्लैप सेट, ट्रिम्स ग्रीन, टेक ऑफ कॉन्फिग कंप्लीट। फिर रेडियो पर वो आवाज आई। Sabina 571 cleared for takeoff. कैप्टन लेवी ने शांत टोन में कहा। Cleared for takeoff. थ्रॉटल्स एडवांस हुई। एयरक्राफ्ट एक्सेलरेट करने लगा। को पायलट कॉल आउट्स देता रहा। 80 नॉट्स। कैप्टन लेवी चेक्ड। V1 रोटेट। कैप्टन लेवी ने कंट्रोल कॉलम जेंटली पुल किया। एयरक्राफ्ट रनवे से लिफ्ट हो गया। पॉजिटिव क्लाइंब, को पायलट बोला। गियर अप, कैप्टन लेवी ने कहा। प्लेन स्मूथली क्लाइंब कर रहा था। कुछ ही देर में एयरक्राफ्ट क्रूजिंग अल्टीट्यूड पर पहुंच गया। ऑटो पायलट इंगेज कर दिया गया। को पायलट ने कहा, ऑटो पायलट ऑन, फ्लाइट स्टेबल। कैप्टन लेवी ने हल्का सा स्माइल करते हुए जवाब दिया, गुड, अब सब नॉर्मल है। कैप्टन लेवी ने मन ही मन सोचा कि फ्लाइट स्मूथ चल रही है, ऑटो पायलट इंगेज्ड है और वो थोड़ी देर के लिए फर्स्ट क्लास कैबिन में जाकर अपनी वाइफ डेबरा के साथ अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और जैसे ही कैप्टन रेजिनल लेवी अपनी सीट से उठने ही वाले थे, तभी उन्होंने अपनी गर्दन के बिल्कुल पास एक ठंडी मेटल का प्रेशर महसूस किया। कैप्टन एकदम फ्रीज हो गए। उन्होंने साइड में बैठे फर्स्ट ऑफिसर की तरफ देखा। उसके सर पर भी गन पॉइंट पर रखी हुई थी। ऑटो पायलट एंगेज था, एयरक्राफ्ट स्टेबल क्रूज पर था, लेकिन कॉकपिट के अंदर एक अलग ही हवा थी, भारी हुई, दबाव से भरी हुई। कॉकपिट के बिल्कुल पीछे अली अतवा खड़ा था, हाथ में गन और कैप्टन लेवी की हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए। उसी वक्त कॉकपिट के पीछे वाले लैबोरेटरी का दरवाजा खुला और 2 फीमेल हाईजैकर्स बाहर निकली। दोनों के बॉडी पर एक्सप्लोजिव बेल्ट्स बंधी हुई थी। उन्होंने केबिन की तरफ मूव करते हुए अपनी प्रेजेंस क्लियर कर दी। टोटल 4 हाईजैकर्स थे, 2 मेन और 2 फीमेल। फैक्चुअली उनके नाम और रोल्स थे अली अतवा, पैलेस्टीनियन मिलिटेंट, कॉकपिट कंट्रोल और आर्म्ड सुपरविजन। अब्दुल अजीज अल अतराश, पैलेस्टीनियन मिलिटेंट, फायर आर्म्स के साथ सिक्योरिटी रोल। तरीसा हालसा, पैलेस्टीनियन फीमेल मिलिटेंट, एक्सप्लोजिव बेल्ट के साथ डेटोनेशन थ्रेट रोल। रीमा तनूस, पैलेस्टीनियन फीमेल मिलिटेंट, एक्सप्लोजिव बेल्ट के साथ डेटोनेशन थ्रेट रोल। ये हाईजैकिंग ऑपरेशन पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक सितंबर से लिंक्ड था, जो 1970 के बाद इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग्स के लिए नोटोरियस हो चुका था। सिर्फ 2 फीमेल हाईजैकर्स के बॉडी पर बॉम्ब्स बंधे हुए थे, लगभग 2 किलोग्राम्स एक्सप्लोजिव्स, साथ ही डेटोनेटर्स और बैटरीज। 2 मेन हाईजैकर्स आर्म्ड थे, लेकिन उनके पास एक्सप्लोजिव बेल्ट्स नहीं थी। प्लेन अब पूरी तरह से हाईजैकर्स के कंट्रोल में आ चुका था। कॉकपिट और कैबिन दोनों पर उनका कंप्लीट ग्रिप थी। कैप्टन रेजिनल लेवी और फर्स्ट ऑफिसर अपनी सीट्स पर बिल्कुल सीधे बैठे हुए थे। ऑटो पायलट एंगेज था, एयरक्राफ्ट स्टेबल क्रूज पर था, लेकिन कॉकपिट के अंदर एक अलग ही हवा थी, भारी हुई, दबाव से भरी हुई। कैबिन के अंदर 2 फीमेल हाईजैकर्स, टेरिसा हालसा और रीमा तनूस, आगे और बीच के हिस्सों में खड़ी थीं। दोनों के बॉडी पर एक्सप्लोजिव बेल्ट्स बंधी हुई थीं। डिटोनेटर और वायर्स क्लियरली विजिबल थे। उनका सिर्फ खड़े रहना ही पैसेंजर्स के लिए एक कांस्टेंट वार्निंग था। किसी को सीट से उठने की इजाजत नहीं थी, किसी को बात करने की इजाजत नहीं थी। फ्लाइट अटेंडेंट्स अपनी जगह पर खड़ी थीं, लेकिन हाईजैकर्स के इशारे पर चुप थीं।
कैबिन में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, सिर्फ एयरक्राफ्ट के इंजन्स की हल्की आवाज और कभी-कभी किसी पैसेंजर की दबी हुई सांस सुनाई दे रही थी। हाईजैकर्स ने कॉकपिट को क्लियर कर दिया था कि रेडियो पर कोई इमरजेंसी कॉल नहीं की जाएगी। कैप्टन लीवी ने भी जानबूझकर कोई कोडवर्ड या डिस्ट्रेस सिग्नल यूज नहीं किया। इजरायली एविएशन अथॉरिटीज के लिए ये फ्लाइट अभी तक एक नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट ही थी जो अपने रूट पर क्रूज कर रही थी। इसी कंट्रोल के बीच हाईजैकर्स ने फ्लाइट अटेंडेंट को इशारे से बुलाया। माइक्रोफोन छीना नहीं गया, हाईजैकर्स ने सिर्फ इतना बताया कि क्या बोलना है। फ्लाइट अटेंडेंट ने खुद पीए सिस्टम उठाया, हाथ कांप रहे थे, आवाज हैवी थी और कैबिन में ये अनाउंसमेंट सुनाई दी कि अगर डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो प्लेन को उड़ा दिया जाएगा। अनाउंसमेंट के बाद कैबिन और ज्यादा शांत हो गया। पैनिक अंदर ही अंदर था, लेकिन बाहर कोई रिएक्शन नहीं। हाईजैकर्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, पहले पूरी तरह कंट्रोल, फिर लैंडिंग और उसके बाद डिमांड्स। कैप्टन लीवी और फर्स्ट ऑफिसर ने एक दूसरे की तरफ सिर्फ एक छोटी सी नजर डाली। दोनों समझ चुके थे कि अब हर मिनट, हर सेकंड क्रिटिकल है। प्लेन फिजिकली आसमान में था, लेकिन प्रैक्टिकली अब हाईजैकर्स के हाथ में था। हाईजैकर्स ने इशारा किया कि डेस्टिनेशन वही रहेगा, प्लेन तेल अवीव के लॉर्ड एयरपोर्ट की तरफ ही जाएगा, कोई डिविएशन नहीं। कैप्टन लीवी ने साइलेंटली नेविगेशन और फ्लाइट पाथ मेंटेन रखा। कोई इमरजेंसी कोड ट्रांसमिट नहीं किया गया, कोई हाईजैक वर्ड रेडियो पर यूज नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद कैप्टन लीवी ने रूटीन टोन में एटीसी को कॉल किया। लॉर्ड कंट्रोल, सबीना 571 इनबाउंड। एटीसी का जवाब बिल्कुल नॉर्मल था। सबीना 571, रडार कॉन्टैक्ट, कंटिन्यू एज इंस्ट्रक्टेड। इस मोमेंट तक इजरायली एविएशन अथॉरिटीज को हाईजैकिंग का कोई ऑफिशियल इंडिकेशन नहीं मिला था। उनके लिए ये एक रूटीन इनबाउंड कमर्शियल फ्लाइट ही थी जो अपने रूट पर क्रूज कर रही थी। इसी कंट्रोल के बीच हाईजैकर्स ने कैप्टन लीवी को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व किया। हर वर्ड, हर पॉज नोटिस की जा रही थी। प्लेन धीरे धीरे डिसेंट में आया, इंजन्स की साउंड में हल्का सा चेंज आया, सीट बेल्ट साइन ऑन कर दिया गया। कैबिन के अंदर टेरिसा हाल्सा और रीमा तनूस अपनी जगह पर खड़ी रहीं। एक्सप्लोजिव बेल्ट्स क्लियरली विजिबल थीं। पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बिल्कुल चुप बैठे थे। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई अननेसेसरी मूवमेंट अलाउ नहीं था। एटीसी की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आई, सबीना 571, डिसेंड टू असाइंड ऑल्टीट्यूड। कैप्टन लीवी ने कामली रिप्लाई दिया, डिसेंडिंग सबीना 571। एयरक्राफ्ट अप्रोच पाथ पर आ चुका था। रनवे की लाइट्स डिस्टेंस में दिख रही थीं। फाइनल अप्रोच कॉन्फ़िगरेशन साइलेंटली सेट की जा रही थी। फ्लैप्स एक्सटेंड हुए, स्पीड कंट्रोल रखी गई, लैंडिंग चेकलिस्ट कंप्लीट होती रही बिना किसी बातचीत के। एटीसी की फाइनल कॉल आई, सबीना 571 क्लियर्ड टू लैंड। कैप्टन लीवी ने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया, क्लियर्ड टू लैंड। प्लेन ग्लाइड करता हुआ रनवे की तरफ नीचे आया। पैसेंजर्स की सांसें रुकी हुई थीं। किसी को भी ये नहीं पता था कि लैंडिंग के बाद क्या होने वाला है। कुछ ही सेकंड्स बाद व्हील्स ने रनवे को टच किया। एयरक्राफ्ट सेफली लैंड हो चुका था। इस मोमेंट तक भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज के लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल लैंडिंग थी। प्लेन रिमोट स्टैंड पर खड़ा था, लेकिन शुरुआत में बाहर किसी को ऑफिशियली हाईजैकिंग का पता नहीं था। लॉर्ड एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर के लिए यह सिर्फ एक इर्रेगुलर लैंडिंग थी। एयरक्राफ्ट ने कोई हाईजैक कोड ट्रांसमिट नहीं किया था, कोई इमरजेंसी वर्ड रेडियो पर यूज नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर आकर रिमोट स्टैंड पर रुक गया, कॉकपिट से हाईजैकर्स ने रेडियो चैनल ओपन करने का ऑर्डर दिया। कैप्टन रेजिनल लीवी को क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि जो बोला जाए वही रिपीट करना है। हाईजैकर्स की तरफ से रेडियो पर पहली बार क्लियर मैसेज दिया गया, दिस एयरक्राफ्ट इज अंडर आवर कंट्रोल, दिस इज अ हाईजैकिंग। इसी एक सेंटेंस के साथ कंट्रोल टावर के ऑपरेटर्स समझ गए कि यह रूटीन एविएशन इशू नहीं है। मैसेज को रिपीट किया गया, रिकॉर्ड किया गया और तुरंत इजरायली एविएशन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया गया। ये वही मोमेंट था जब हाईजैकिंग की खबर ऑफिशियली एयरक्राफ्ट के बाहर पहुंची। एविएशन अथॉरिटीज ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया। इंफॉर्मेशन सीधा डिफेंस मिनिस्ट्री तक एस्केलेट की गई। उस वक्त मोशे दयान हेलीकॉप्टर में थे और इजरायली बॉर्डर के पास इंस्पेक्शन पर जा रहे थे। जैसे ही उन्हें हाईजैकिंग की खबर मिली, उन्होंने हेलीकॉप्टर का रूट तुरंत चेंज करने का ऑर्डर दिया और लॉर्ड एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए।
मोशे दयान को हेलीकॉप्टर में ही ब्रीफिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि सबीना एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर है, हाईजैकर्स आर्म्ड हैं और पैसेंजर्स हॉस्टेज हैं। दयान ने तुरंत क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ एविएशन का इशू नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है। मोशे दयान के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांडर लॉर्ड एयरपोर्ट पर मौजूद हो चुके थे। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को साइलेंट अलर्ट पर रखा गया था। एयरपोर्ट के ऑपरेशंस जानबूझकर नॉर्मल रखे गए ताकि हाईजैकर्स को किसी तरह का प्रेशर या मिलिट्री मूवमेंट का सिग्नल ना मिले। कुछ ही देर में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शिमोन पेरेज भी लॉर्ड एयरपोर्ट पहुंच गए। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज डिफेंस मिनिस्टर के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट में थीं और हर प्रोग्रेस रिपोर्ट रियल टाइम शेयर की जा रही थी। शाम लगभग 7:05 के आसपास सबीना एयरक्राफ्ट लॉर्ड एयरपोर्ट पर आइसोलेटेड एरिया में खड़ा था। प्लेन के अंदर हाईजैकर्स अपनी पोजीशंस पर थे। पैसेंजर्स हाईजैकर्स के कॉन्फिडेंस और उनकी डेयरिंग से पूरी तरह डरे हुए थे। हाईजैकर्स को लग रहा था कि इजरायली टेरिटरी पर लैंड करके वो गवर्नमेंट को प्रेशर में ले आएंगे। उन्हें लगा कि ये ऐसा ही है जैसे शेर के मुंह में हाथ डालना, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इजरायली लीडरशिप इस तरह के प्रेशर के सामने कभी नहीं झुकती। प्लेन के लैंड होने के बाद हाईजैकर्स ने रेडियो के जरिए इजरायली गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात की और अपनी फॉर्मल डिमांड्स अनाउंस की। We demand the release of 317 Palestinian prisoners held in Israeli jails. साथ ही ये भी कहा गया कि उन सब प्रिजनर्स को रिलीज करके इजिप्ट की कैपिटल कायरो तक सेफली भेजा जाए। हाईजैकर्स ने क्लियर कर दिया कि डिमांड्स पूरी होते ही पैसेंजर्स और क्रू को छोड़ दिया जाएगा। अगर किसी तरह की डिले, डिसेप्शन या फोर्स यूज हुई तो प्लेन को उड़ा दिया जाएगा। इसी पॉइंट पर नेगोशिएशन फेज ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। इजरायली साइड का फोकस क्लियर था, पहले बातचीत, फिर टाइम गेन और उसके बाद प्लानिंग। ये एक शतरंज का खेल बन चुका था जिसमें एक गलत मूव मासूम लोगों की जान ले सकता था। और यहीं पर डिसीजन लिया गया कि इस हॉस्टेज क्राइसिस को हैंडल करने की जिम्मेदारी इजराइल की एलीट काउंटर टेरर यूनिट को दी जाएगी। हाईजैकर्स के डिमांड्स अनाउंस होते ही लॉर्ड एयरपोर्ट पर सिचुएशन ऑफिशियली हॉस्टेज क्राइसिस में कन्वर्ट हो चुकी थी। प्लेन आइसोलेटेड स्टैंड पर खड़ा था, लेकिन बाहर का माहौल जानबूझकर नॉर्मल रखा गया। एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंटिन्यू थे ताकि हाईजैकर्स को किसी तरह का प्रेशर या मिलिट्री मूवमेंट का सिग्नल ना मिले। इजरायली अथॉरिटीज ने हाईजैकर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करने का डिसीजन लिया। स्ट्रैटेजी क्लियर थी, पहले बातचीत, फिर टाइम गेन और उसके बाद प्लानिंग। इसी वजह से नेगोशिएशन के लिए एक ऐसे ऑफिसर को चूज किया गया जो अरेबिक लैंग्वेज, साइकोलॉजी और क्राइसिस हैंडलिंग तीनों में ट्रेंड हो। इस पॉइंट पर विक्टर कोहेन, जो इजरायली पुलिस के हेड ऑफ सैबोटाज एंड इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट थे, सीन में आए। विक्टर कोहेन को अरेबिक का अच्छा कमांड था और पहले भी ऐसे सेंसिटिव नेगोशिएशंस हैंडल कर चुके थे। उन्हें हाईजैकर्स के साथ बात करने की जिम्मेदारी दी गई। रेडियो चैनल ओपन किया गया। प्लेन के कॉकपिट में हाईजैकर्स अलर्ट थे। अली अतवार रेडियो के पास खड़ा था। विक्टर कोहन ने काम और न्यूट्रल टोन में बात शुरू की। दिस इज विक्टर कोहन, आई एम ऑथराइज्ड टू स्पीक विद यू। अली अतवार ने बिना इमोशन के जवाब दिया, वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड आवर डिमांड्स। विक्टर कोहन ने प्रेशर क्रिएट किए बिना रिप्लाई दिया, वी अंडरस्टैंड योर डिमांड्स, वी नीड टाइम टू अरेंज देम। अली अतवा का टोन थोड़ा अग्रेसिव हो गया। हाउ मच टाइम? विक्टर कोहन ने डेलिबरेटली रियलिस्टिक आंसर दिया, 2 hours is not enough to move that many prisoners. This requires coordination. अली अतवा ने तुरंत वार्निंग दी, If you do not comply, the aircraft will be destroyed. विक्टर कोहन ने कॉन्वर्जेशन को एस्केलेट होने से रोका और कामली कहा, Threats will not speed things up. Cooperation will. कुछ सेकंड्स का साइलेंस रहा। प्लेन के अंदर हाईजैकर्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। टेरेसा हाल्सा और रीमा तनूस कैबिन में अपनी जगह पर खड़ी थीं। एक्सप्लोजिव बेल्ट्स विजिबल थे। पैसेंजर्स बिल्कुल चुप थे। थोड़ी देर बाद अली अतवा ने कहा, वी विल गिव यू मोर टाइम बट नो ट्रिक्स। विक्टर कोहन ने तुरंत अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। अंडरस्टूड, वी विल प्रोसीड। इस एग्रीमेंट के साथ टाइम एक्सटेंशन मिल चुकी थी। ये एग्जैक्टली वही चीज़ थी जो इजरायली साइड चाह रही थी। नेगोशिएशन का असली ऑब्जेक्टिव डिमांड्स मानना नहीं था, बल्कि क्लॉक को स्लो करना था। नेगोशिएशंस चलती रहीं, लेकिन पैरेलल में एक और प्रोसेस साइलेंटली स्टार्ट हो चुकी थी। इजरायली डिफेंस लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया कि इस हॉस्टेज क्राइसिस को मिलिट्री प्रिसीजन के साथ हैंडल किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इजराइल की एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट सायरेत मतकाल को।
सायरेत मतकाल को इसलिए चूज किया गया क्योंकि ऐसे हॉस्टेज रेस्क्यू मिशंस का एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा किसी के पास नहीं था। यूनिट को इमीडिएटली अलर्ट पे रखा गया, लेकिन उन्हें अभी तक एयरक्राफ्ट के पास मूव करने का ऑर्डर नहीं दिया गया था। सब कुछ टाइमिंग पर डिपेंड करता था। इसी फेज़ में डिसीजन लिया गया कि हाईजैकर्स को टेक्निकल इश्यूज़ का एंगल दिखाया जाएगा ताकि एयरक्राफ्ट के पास लोग आने जाने का बहाना बन सके। ये सब प्लानिंग बिल्कुल क्वाइटली हो रही थी, बिना हाईजैकर्स को अलर्ट किए। प्लेन के अंदर हाईजैकर्स को लग रहा था कि इजरायली गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को सीरियसली कंसिडर कर रही है। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि बाहर एक रेस्क्यू ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। विक्टर कोहन के लिए नेगोशिएशन सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। हर सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, टाइम। और इसी वक्त रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। नेगोशिएशंस के थ्रू जो एक्स्ट्रा टाइम मिला था, उसका यूज़ इजरायली साइड ने तुरंत करना शुरू कर दिया। प्लेन के अंदर हाईजैकर्स को ये दिखाया गया कि गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स पर काम कर रही है, लेकिन बाहर एक अलग ही प्लानिंग चल रही थी। इजरायली अथॉरिटीज़ ने हाईजैकर्स को बताया कि एयरक्राफ्ट में हाइड्रोलिक सिस्टम इशू रिपोर्ट हुआ है, जिसे चेक करना ज़रूरी है। ये बहाना सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि एयरक्राफ्ट के पास लोग आने जाने का रीज़न बन सके। रेडियो पर विक्टर कोहन की आवाज़ आई, देयर इज़ अ हाइड्रोलिक इशू रिपोर्टेड ऑन द एयरक्राफ्ट, अ टेक्निकल इंस्पेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। कॉकपिट में मौजूद अली अथवा का रिएक्शन तुरंत आया, हाउ लॉन्ग विल दिस टेक? विक्टर कोहन ने डेलिबरेटली काम और प्रैक्टिकल टोन रखी, एटलीस्ट 1 आवर। इस बात को सुनते ही अली अथवा गुस्से में आ गया। उसने क्लियर वार्निंग दी, नो डिलेज, नो डिसेप्शन। विक्टर कोहन ने तुरंत सिचुएशन को कूल किया, वी आर नॉट डिलेइंग, वी आर इंश्योरिंग द एयरक्राफ्ट कैन रिमेन सेफ। रात का टाइम था, अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए सायरेत मतकाल के कमांडोज मैकेनिक्स के डिस्गाइज में एयरपोर्ट के अंदर क्वाइटली मूव करने लगे। उनके पास टूल्स और इक्विपमेंट बॉक्सेस थे, लेकिन उन बॉक्सेस के अंदर असल में वेपन्स और टैक्टिकल गियर छिपा हुआ था। प्लेन के चारों तरफ पोजिशनिंग साइलेंटली हो रही थी। कमांडोज को स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि जब तक फाइनल ग्रीन सिग्नल ना मिले तब तक कोई एक्शन नहीं लेना है। सब कुछ सेकंड्स के कैलकुलेशन पर डिपेंड करता था। इसी बीच सुबह के करीब रेड क्रॉस ऑफिशियल्स लॉर्ड एयरपोर्ट पहुंचे। हाईजैकर्स ने उन्हें एयरक्राफ्ट के अंदर आने की इजाज़त दी। रेड क्रॉस का रोल सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन चेक का था, फूड, वाटर और पैसेंजर्स की कंडीशन का असेसमेंट। रेड क्रॉस ऑफिशियल्स प्लेन के अंदर गए। उन्होंने हाईजैकर्स से बात की, पैसेंजर्स का हाल देखा और कॉकपिट तक जाकर सिचुएशन को समझा। प्लेन का एनवायरनमेंट बहुत टेंस था। खाना और पानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और एयर कंडीशनिंग भी वीक हो रही थी। रेड क्रॉस ऑफिशियल्स जब एयरक्राफ्ट से बाहर आए तो उन्होंने अथॉरिटीज़ को बताया कि प्लेन के अंदर सिचुएशन धीरे धीरे क्रिटिकल होती जा रही है। उन्होंने हाईजैकर्स को भी अश्योर किया कि डिमांड्स पर काम हो रहा है ताकि हाईजैकर्स काम रहें। इसी टाइम विंडो का यूज़ करके मैकेनिक्स के नाम पर आए सायरेत मतकाल के कमांडोज अपनी पोजीशंस और ज़्यादा क्लोज कर चुके थे। प्लेन के फ्रंट और साइड्स के पास उनकी साइलेंट डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी थी। हाईजैकर्स को बाहर से यही लग रहा था कि सब लोग सिर्फ टेक्निकल और ह्यूमैनिटेरियन काम के लिए आए हैं। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके बिल्कुल पास एक फुल स्केल रेस्क्यू ऑपरेशन रेडी खड़ा है। प्लेन के अंदर अली अतवा और अब्दुल अजीज़ अलतरश कॉकपिट के पास अलर्ट थे। कैबिन में तरीसा हालसा और रीमा तनूस अपनी जगह पर खड़ी थीं, एक्सप्लोजिव बेल्ट्स के साथ। पैसेंजर्स बिल्कुल साइलेंट थे, लेकिन उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ थे। टाइम चल रहा था। हाईजैकर्स को लग रहा था कि गवर्नमेंट प्रेशर में आ रही है। इजरायली साइड को पता था कि अब डिसीजन का वक्त करीब है और इसी मोमेंट पर रेस्क्यू ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने का फाइनल सिग्नल तैयार हो रहा था। प्लेन के अंदर वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। इसी बीच हाईजैकर्स को महसूस हुआ कि अथॉरिटीज़ शायद उन्हें लाइटली ले रही हैं। नेगोशिएशन में डिले व टेक्निकल बहाने उन्हें शक में डाल रहे थे। अली अतवा ने डिसाइड किया कि अथॉरिटीज़ को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना ज़रूरी है। अली अतवा कॉकपिट के अंदर आया और कैप्टन रेजिनाल्ड लेवी की तरफ देखा। उसने कैप्टन लेवी के हाथ में एक बैग थमा दिया। उस बैग के अंदर एक्सप्लोजिव्स थे। बैग का वेट काफ़ी ज़्यादा था और कैप्टन लेवी तुरंत समझ गए कि ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक मैसेज है। अली अतवा ने कैप्टन लेवी से कहा, टेक दिस बैग आउटसाइड, शो देम व्हाट वी हैव। कैप्टन लेवी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। उन्हें पता था कि ज़रा सी गलती भी पैसेंजर्स की जान ले सकती है। उन्होंने बैग उठाया और कॉकपिट से बाहर निकल गए। कैबिन से होते हुए वो एयरक्राफ्ट के बाहर गए, जहां अथॉरिटीज़ और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स डिस्टेंस पर मौजूद थे। कैप्टन लेवी को इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो कंट्रोल टावर जाकर अथॉरिटीज़ से बात करें। हाईजैकर्स का मकसद क्लियर था, अथॉरिटीज़ को दिखाना कि उनके पास एक्सप्लोजिव्स की कोई कमी नहीं है।
कैप्टन लेवी कंट्रोल टावर में पहुंचे। उन्होंने अथॉरिटीज़ को प्लेन के अंदर की एग्जैक्ट सिचुएशन बताई। उन्होंने कहा कि टोटल 4 हाईजैकर्स हैं, 2 मेन और 2 फीमेल, और सिर्फ 2 फीमेल हाईजैकर्स के बॉडी पर एक्सप्लोजिव बेल्ट्स बंधी हुई हैं। सभी हाईजैकर्स के पास फायर आर्म्स और ग्रेनेड्स हैं। कैप्टन लेवी ने कामली लेकिन क्लियरली कहा कि हाईजैकर्स अपनी धमकियों पर सीरियस हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हाईजैकर्स ने उन्हें जिंदा इसलिए छोड़ा क्योंकि एयरक्राफ्ट को मूव करने के लिए पायलट की ज़रूरत है। अगर कैप्टन लेवी नेगेटिव जवाब के साथ वापस गए या वापस ही नहीं गए तो प्लेन को तुरंत उड़ा दिया जाएगा। अथॉरिटीज़ ने कैप्टन लेवी की बात ध्यान से सुनी। इस ब्रीफिंग ने रेस्क्यू प्लानर्स को काफ़ी क्रूशल इन्फॉर्मेशन दी। हाईजैकर्स का एग्जैक्ट काउंट, उनकी पोजीशनिंग और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लोजिव बेल्ट्स का डिटेल। ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली सायरत मतकाल के कमांडोज के प्लानिंग में यूज़ होने वाली थी। कैप्टन लेवी के बाहर जाने और वापस आने के दौरान हाईजैकर्स का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया। उन्हें लगा कि इजरायली गवर्नमेंट अब प्रेशर में आ चुकी है। कैबिन में हाईजैकर्स पैसेंजर्स पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। किसी को सीट से हिलने की इजाज़त नहीं थी। कैप्टन लेवी जब वापस एयरक्राफ्ट के पास पहुंचे, हाईजैकर्स की नज़र सिर्फ एक चीज़ पर थी, अथॉरिटीज़ का रिएक्शन। अली अतवा ने कैप्टन लेवी को देखते ही पूछा, डिड यू डिलीवर द मैसेज? कैप्टन लेवी ने सिर्फ इतना कहा, यस। अली अतवा ने वार्निंग रिपीट की, इफ़ देयर इज़ एनी ट्रिक द प्लेन विल बी डिस्ट्रॉयड। इस पॉइंट पर हाईजैकर्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि उनका साइकोलॉजिकल प्रेशर काम कर रहा है। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इसी मोमेंट पर बाहर फाइनल असॉल्ट का डिसीजन लिया जा चुका है। इजरायली साइड पर रेस्क्यू टीम के लिए पिक्चर अब काफ़ी क्लियर हो चुकी थी। कमांडोज को पता था कि सबसे पहला टारगेट फीमेल हाईजैकर्स की एक्सप्लोजिव बेल्ट्स को न्यूट्रलाइज करना होगा। सब कुछ सेकंड्स में होना था। एक भी गलती अनएक्सेप्टेबल थी। प्लेन के चारों तरफ डिस्गाइज्ड कमांडोज अपनी फाइनल पोजीशंस ले चुके थे। टूल्स के बॉक्सेस खुले हुए थे, वेपन्स रेडी थे। हर कमांडो को अपना एग्जैक्ट रोल पता था। रात अब अपने एंड के करीब थी। सुबह होने वाली थी। प्लेन के अंदर हाईजैकर्स को लग रहा था कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। बाहर इजरायली साइड के लिए ये डिसाइडिंग मोमेंट था और इसी पॉइंट पर रेस्क्यू ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने का फाइनल सिग्नल मिलने वाला था। सुबह का वक्त हो चुका था। एयरक्राफ्ट लॉर्ड एयरपोर्ट के रिमोट स्टैंड पर बिल्कुल स्टैटिक खड़ा था। बाहर से सब कुछ रूटीन लग रहा था, मैकेनिक्स, टूल बॉक्सेस, स्मॉल सर्विस व्हीकल्स, बट असल में ये फाइनल असॉल्ट का सेटअप था। सायरत मटकाल कमांडोज मैकेनिक्स के डिस्गाइज में एयरक्राफ्ट के बिल्कुल पास आ चुके थे। टोटल 16 मैकेनिक्स थे, लेकिन असल में हर एक फुली आर्म्ड कमांडो था। टूल बॉक्सेस के अंदर वेपन्स, ग्रेनेड्स और टैक्टिकल गियर छुपा हुआ था। हर कमांडो को अपनी एग्जैक्ट पोजीशन और टाइमिंग पता थी। हाईजैकर्स प्लेन के अंदर रिलैक्स नहीं थे, लेकिन कॉन्फिडेंट थे। अली अटवा और अब्दुल अजीज अल अतराश कॉकपिट के पास अलर्ट थे। कैबिन में टेरीसा हालसा और रीमा तनूस अपनी जगह पर खड़ी थीं, एक्सप्लोजिव बेल्ट्स के साथ। पैसेंजर्स बिल्कुल चुप थे। हर कोई सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, ये खौफ कब खत्म होगा। मैकेनिक्स के लीडर ने क्वाइटली सिग्नल दिया। एयरक्राफ्ट के फ्रंट राइट डोर के पास पोजीशनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। कमांडोज ने अपने टूल बॉक्सेस खोले, टूल्स के नीचे छुपी गन्स निकाली और एक दूसरे को फाइनल नॉट दिया। जैसे ही एयरक्राफ्ट के पास लैडर सेट हुई, हाईजैकर्स को लगा कि ये रूटीन इंस्पेक्शन है। इसी मोमेंट का वेट किया जा रहा था। सिग्नल मिलते ही असॉल्ट शुरू हो गया। फ्रंट राइट डोर एक झटके में ओपन हुई। कमांडोज एक एक करके एयरक्राफ्ट के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही उनका पहला टारगेट फीमेल हाईजैकर्स थीं, क्योंकि एक्सप्लोजिव बेल्ट्स सबसे बड़ा थ्रेट थीं। एक कमांडो ने टेरीसा हालसा को गन पॉइंट पर फ्रीज कर दिया, दूसरे ने तुरंत उसके हाथ न्यूट्रलाइज कर दिए। तीसरी तरफ रीमा तनूस शॉक में थी। उसने रेजिस्टेंस की कोशिश नहीं की। उससे गन पॉइंट पर कहा गया, डोंट मूव। रीमा तनूस ने तुरंत सरेंडर कर दिया। एक्सप्लोजिव बेल्ट को कंट्रोल में ले लिया गया। इसी वक्त कॉकपिट के पास अली अटवा ने रेजिस्टेंस की कोशिश की। उसने कमांडो पर फायर किया। कमांडोज ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया। कॉकपिट के पास हैवी गन फायर हुआ। कुछ ही सेकंड्स के एक्सचेंज के बाद अली अटवा को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। दूसरी तरफ अब्दुल अजीज अल अतराश ने भी फाइट की। उसने कैबिन की तरफ मूव करने की कोशिश की, लेकिन कमांडोज ने उसे भी गोली मारकर न्यूट्रलाइज कर दिया। पूरे एयरक्राफ्ट के अंदर केओस था, गन फायर, कमांड्स, शाउटिंग, बट कमांडोज की मूवमेंट प्रिसाइज और कंट्रोल्ड थी। हर कमांडो अपने असाइंड सेक्टर में काम कर रहा था।
पूरा असॉल्ट सिर्फ 90 सेकेंड्स में कंप्लीट हो गया। जब लास्ट हाईजैकर न्यूट्रलाइज हो चुका था, एक लाउड क्लियर कमांड सुनाई दी, एयरक्राफ्ट सिक्योर्ड। पैसेंजर्स को तुरंत इंस्ट्रक्शंस दी गई, स्टे सीटेड, यू आर सेफ। फिर एक एक करके पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट से बाहर निकाला गया, सबको सेफ्टी कॉरिडोर के थ्रू ले जाया गया। कई पैसेंजर्स रो रहे थे, डर से नहीं, रिलीफ से। लोग एक दूसरे को हग कर रहे थे। जिंदगी दोबारा मिलने का एहसास हर चेहरे पर था। कैप्टन रेजिनाल्ड लेवी कॉकपिट से बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में शुक्र। उन्होंने कमांडोज की तरफ देखा और सिर्फ एक छोटा सा नोट दिया। वर्ड्स की ज़रूरत नहीं थी। एयरक्राफ्ट के बाहर इजरायली लीडरशिप और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कमांडोज का वेट कर रहे थे। ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था। एक भी पैसेंजर की जान नहीं गई। लेटर ब्रीफिंग में कंफर्म किया गया कि 2 हाईजैकर्स अली अटवा और अब्दुल अजीज अल अतराश एनकाउंटर में मारे गए। 2 फीमेल हाईजैकर्स टेरेसा हाल्सा और रीमा तनूस जिंदा कैप्चर की गईं। ये ऑपरेशन हिस्ट्री में ऑपरेशन सबीना के नाम से जाना गया। एक ऐसा हॉस्टेज रेस्क्यू जो प्रिसिजन, पेशेंस और प्लानिंग का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गया। सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को एयरक्राफ्ट से सेफली बाहर निकाल लिया गया और तुरंत मेडिकल चेक के लिए ले जाया गया। ज़्यादातर लोग शॉक में थे, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि इस पूरे हाईजैक और रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी पैसेंजर की जान नहीं गई। कैप्टन रेजिनाल्ड लेवी को भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के दौरान उन्हें हल्की सी चोट लगी थी, लेकिन वो बिल्कुल स्टेबल थे। अथॉरिटीज़ और रेस्क्यू टीम के लिए कैप्टन लेवी का रोल सिर्फ एक पायलट का नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान का था जिसने एक्सट्रीम प्रेशर में भी अपना कंट्रोल नहीं खोया। कैप्टन लेवी ने खुद कभी अपने आप को हीरो नहीं कहा। उनके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके पैसेंजर्स जिंदा और सेफ थे। दोनों फीमेल हाईजैकर्स को तुरंत इजरायली कस्टडी में ले लिया गया और उनसे पूछताछ शुरू हुई। उनके पास जो एक्सप्लोजिव बेल्ट्स थीं, उन्हें सेफली डिफ्यूज कर दिया गया। कुछ महीने बाद 14 अगस्त 1972 को टेरेसा हाल्सा और रीमा तनूस को इजरायली कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान उन पर एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग, टेररिज्म और हॉस्टेज टेकिंग जैसे सीरियस चार्जेस प्रूव हुए। कोर्ट ने दोनों को गिल्टी पाया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। उस वक्त लगा कि उनके लिए कहानी यहीं ख़त्म हो गई है, लेकिन मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स कभी सिंपल नहीं होते। नवंबर 1983 में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रिजनर एक्सचेंजेस के दौरान टेरेसा हाल्सा और रीमा तनूस को इजरायली जेल से रिलीज कर दिया गया। हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट सबीना का बोइंग 707 कुछ सालों तक सर्विस में रहा। बाद में उसे इजरायल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ने खरीदा, फिर उसे इजरायल एयरफोर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। एयरक्राफ्ट को ट्रेनिंग और सपोर्ट रोल्स में इस्तेमाल किया गया और जब उसकी सर्विस लाइफ पूरी हुई तो उसे रिटायर कर दिया गया। लेकिन उस प्लेन का नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका था। इस मिशन में हिस्सा लेने वाले कई कमांडोज और ऑफिसर्स ने आगे चलकर मेजर रोल संभाले। उन्होंने 1973 के यौम किपुर वॉर, ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड और 1976 के एंटेबे रेस्क्यू जैसे हाई रिस्क मिशंस में भी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां निभाईं। ऑपरेशन सबीना उन सब के करियर्स का एक टर्निंग पॉइंट था। कैप्टन रेजिनाल्ड लेवी ने कुछ साल बाद एविएशन से रिटायरमेंट ले ली। 1 अगस्त 2010 को 88 इयर्स की एज में उनका देहांत हार्ट अटैक की वजह से हुआ। इजराइल में उन्हें सिर्फ एक स्किल्ड पायलट के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में याद किया जाता है जिसने अपनी शांति, एक्सपीरियंस और करेज से हंड्रेड्स ऑफ जिंदगियां बचाने में रोल प्ले किया। ऑपरेशन सबीना ने यह साबित कर दिया कि हर जंग बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जाती। कुछ जंग कॉकपिट के अंदर, कैबिन के बीच और सिर्फ 90 सेकंड्स के अंदर भी जीती जा सकती है। ये कहानी सिर्फ एक हाईजैकिंग की नहीं है, ये कहानी थी डिसीजन, डिसिप्लिन और उन लोगों की जो प्रेशर के अंदर भी ह्यूमन लाइव्स को पहले रखते रहे। ऐसी रियल एविएशन और ट्रू इंसिडेंट स्टोरीज हम लाते रहेंगे इकबाल प्रोडक्शन पर। अगर वीडियो ने आपको कुछ नया समझाया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रियल स्टोरी के साथ।